हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के विशेष एपिसोड के साथ। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए साथियों, शुरू करते हैं हम आज की पर्यावरण की टेस्ट सीरीज। जैसा कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे 7:05 पे इस क्लास का आयोजन होता है और इसी क्रम में आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। एक बार ओके कर दें कि क्या आपको ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर आ रही हैं? चलिए साथियों, आशा है आपको ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर आ रही होंगी। एक बार ओके कर दें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है। तो साथियों शुरू करते हैं, बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम आज की टेस्ट सीरीज। सबसे पहला प्रश्न है, दिख रहा होगा, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन है? कहने का अर्थ यह है कि ऐसा कौन सा देश है साथियों, ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले कार्बन कर लगाया, पहला ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, न्यूजीलैंड। क्लियर? चलिए आगे। अब समय नहीं बचा है तो एक्सप्लेन कम दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर टिक करा रहे हैं भाई। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम। चलिए दूसरा प्रश्न है साथियों, वन रोपण प्रक्रिया है। वन रोपण, वन मतलब वन, रोपण मतलब रोपना यानी लगाना। तो वन रोपण कैसी प्रक्रिया है? वन को साफ करने की, पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की या वन संसाधनों को एकत्र करने की। तो वन रोपण, वन को रोपना यानी साथियों, और पेड़ लगाना, और पेड़ लगाना। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापारी तापन यानी विश्व में बढ़ता तापन, जिसको हम वैश्विक तापन भी कह सकते हैं। तो साथियों कहा जा रहा है विश्वव्यापी तापन को का संभावित परिणाम क्या हो सकता है, यानी इसका क्या परिणाम हो सकता है? पहला है समुद्र के स्तर में वृद्धि, बिल्कुल सही, वृद्धि हो जाएगी। फसल के स्वरूप में परिवर्तन, बिल्कुल सही, परिवर्तन भी होगा। जब विश्व का तापमान बढ़ेगा तो हमारी जलवायु में भी परिवर्तन आएगा, जलवायु में परिवर्तन आएगा तो फसलों में भी परिवर्तन होगा, तटरेखा में भी परिवर्तन होगा, समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, नदियों के स्तर में वृद्धि होगी। कहने का अर्थ है स्वरूप परिवर्तित होता जाएगा। क्लियर? अगला है तटरेखा में परिवर्तन, बिल्कुल सही, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी की वैश्विक तापन, विश्व का तपना, विश्व जब तपेगा साथियों तो जो हमारे ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर पिघलेंगे और ग्लेशियर पिघलने के कारण नदियों में जल स्तर की वृद्धि हो जाएगी। और जब वैश्विक तप मतलब विश्व में जब ताप बढ़ेगा तो हमारी जलवायु भी परिवर्तित होगी, तो फसल में परिवर्तन भी आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी प्रकृति का रडार माना गया है? दरियाई घोड़ा, कबूतर, गिद्ध और उल्लू। साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, दरियाई घोड़ा। दूसरा है, कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। गिद्ध, गिद्ध की बात करें तो आपने देखा होगा अब गिद्धों की संख्या कम हो गई है। कारण क्या है? कारण आपने डाइक्लोफिनेक एक दवा है। क्लियर? जैसे आपने देखा जानवर जब बीमार पड़ जाते हैं तो जानवरों को जब बीमार पड़ जाते हैं तो उनको डाइक्लोफिनेक दवा दे दी जाती है। और एक्सवाइजेड किसी भी जानवर की मृत्यु हो गई तो उसको खाने वाला गिद्ध ही तो होगा, तो जब गिद्ध उसको खाएगा तो डाइक्लोफिनेक इनके बॉडी में जाएगी, जिस कारण गिद्ध लगभग हम कह सकते हैं विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। क्लियर? चलिए आगे की बात करें। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं? नाइट्रेट, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो साथियों आपने सभी ने सुना होगा कि जो हमारी अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा सबसे पहले कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी। और सबसे ज्यादा कहाँ होती है? नॉर्वे में होती है। नॉर्वे में भी होती है, कनाडा में होती है और स्वीडन में सबसे ज्यादा नॉर्वे में होती है। अब ये जो अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा का केंद्र कहाँ है? ओस्लो में है। कहाँ है? ओस्लो में। ठीक है। अब साथियों बात यह है कि अम्लीय वर्षा अम्लीय होती कैसे है?
अम्लीय वर्षा में जो जैसे हम जिन चीजों का प्रयोग करते हैं, हमने बहुत से आपने देखे होंगे उद्योग धंधों से निकलने वाला जो धुआं होता है, क्लियर, या और भी कई कारणों से हमारे जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथियों दूसरा है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, क्लियर, ये क्या बनाते हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बना देते हैं, और अम्ल से ही अम्ल वर्षा हो जाती है। जब ये हमारी पानी की बूंदों से मिलते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है, और यही जब कहीं पर बरसेगा तो साथियों उसी को अम्ल वर्षा कहा जाएगा। अगर ये किसी तालाब विशेष में गिरेगा तो वहां पर रहने वाले सभी जलीय जीव नष्ट हो जाएंगे। अगर यही किसी इमारत पे गिरेगा तो साथियों उसका ऊपरी वाली जो परत है वो नष्ट हो जाएगी, क्लियर। तो राइट ऑप्शन होगा डी सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है ज्वारीय वन को अन्यथा क्या कहते हैं। कई दिन से हम बता रहे ज्वारीय वन कैसे, समुद्र, देखिए समुद्र में हमने दो स्थितियां होती है समुद्र के जल बढ़ने और घटने की। पहली होती है ज्वार, पहली क्या होती है, पहली होती है ज्वार। अब थोड़ा एक्सप्लेन देते हैं तो कई साथी हमारे कहने लगते हैं समय बचाने, एक्सप्लेन ना दिया करो, एक्सप्लेन नहीं तो ऐसे टिक लगवा दो, ऐसे टिक लगवाने से क्या फायदा। देखिए यहाँ पर अगर हमारी कोई वनस्पति है, सपोज करो, तो ज्वार जब आएगा तो ये पानी अंदर की तरफ बढ़ेगा और जब भाटा आएगा तो पानी नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ज्वारीय वन किसे कहते हैं, मानसून वन को पर्णपाती वन कहा जाता है, मैंग्रोव वन को ज्वारीय वन कहा जाता है, और साथियों शंकुधारी को क्या कहते हैं, शंकुधारी को नुकीला वन कहते हैं। क्या कहते हैं, नुकीला वन कहते हैं। सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वन के नाम से जाना जाता है। तो बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, मैंग्रोव वन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं। ध्यान से सुनना, एक भौगोलिक क्षेत्र यानी क्षेत्र है, क्या है, क्षेत्र है। सभी पारिस्थितिक तंत्र, सभी पारिस्थितिक मतलब जैविक और अजैविक दोनों एक साथ लेकर अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, भूभाग, जीवोम, समुदाय या जैव मंडल। तो साथियों इसको जीवोम कहेंगे, क्या कहेंगे, जीवोम कहेंगे, ठीक है। जीवोम या इसी को बायोम कहते हैं, इसी को बायोम, जीवोम को ही बायोम कहा जाता है, ठीक है। क्या कहेंगे, इसको जीवोम कहेंगे। अब हमारे कुछ साथी कहते हैं कहे होंगे जैव मंडल, जीवों का मंडल जैव मंडल कहलाता है। लेकिन जीवोम की बात करें, जीवोम का दूसरा नाम वायोम है, वायोम। अब वायोम में क्या आता है, तो वायोम में हमारा जैविक और अजैविक दोनों घटक आते हैं, जैविक और अजैविक घटक आ जाते हैं, ठीक है। जैविक और अजैविक, जैविक को 3 भागों में बांटा आपको पता है, और अजैविक में सभी कार्बनिक और अकार्बनिक आते हैं, इसमें कार्बनिक आ जाएंगे और अकार्बनिक आ जाएंगे, क्लियर। तो साथियों डी बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, जीवोम। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। परमाणु विस्फोट को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, गंदे पानी का उपचार करके। साथियों तीनों से ही पर्यावरण को प्रदूषित होने से नियंत्रित किया जा सकता है। धन्यवाद। आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है देवदार के पेड़ विशिष्ट वनस्पति है। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। क्या भाई हमने आपको बताया, हमने आपको एक्सप्लेन ऐसी की है कि अगर आप पेपर में गए ना और अगर आपको मेरी बातें याद है, भाई ड्राइंग थोड़ी गड़बड़ है आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। लिखा है देवदार के वृक्ष, देवदार का वृक्ष ऐसे ही होता है। आप बताओ देवदार का वृक्ष है वो उष्णकटिबंधीय होगा, उष्णकटिबंधीय में रबड़, महोगनी, रोजवुड बताया था ना, रबड़, रोजवुड, महोगनी, आवनूस ये उष्णकटिबंधीय के हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय वनों की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय में हमारे पर्णपाती वन आ जाते हैं, जिनमें वनस्पतियां कौन सी है, शीशम, साल, सागौन है। अब साथियों शंकुधारी की बात करें तो इसमें देवदार, चीड़, साइप्रस, स्प्रूस, फर ये है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, शंकुधारी वन। सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय को ही सदाबहार वन भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है। अधिकतम जैव विविधता साथियों अधिकतम जीव और अलग अलग प्रकार के कहां पर पाए जाएंगे। पहला विषुवती, उपोष्णी, टुंड्रा या ध्रुवी। तो साथियों टुंड्रा को तो ऐसे काट दो और ध्रुवी काट दो, क्योंकि यहाँ पर तो होंगे ही नहीं, नाम मात्र के होंगे। एक मास, लाइकर, रेंडियर, एस्किमो, ठीक है। मास गिने चुने 4 नाम है, आपको याद करना है, मास और लाइकेन, मास, लाइकेन, क्लियर, और एस्किमो और रेंडियर।
एस्किमो, रेंडियर। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब विषुवती है, उपोष्णी है। उपोष्णी मतलब उप उष्ण, तो उपोष्ण से ज्यादा विषुवती में रहते, क्योंकि घनघोर बारिश के कारण घनघोर एरिया, और यहीं पर सबसे ज्यादा जीव भी पाए जाते हैं। क्लियर, आज भाई बहुत फास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला है निम्न में से एक संसार का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। सबसे बड़ा छांटना है आपको। सबसे पहला है वन, नदियां, महासागर, घास स्थल। तो साथियों इसमें सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सी विकल्प हमारा सही चला जाएगा, महासागर। क्या हो जाएगा साथियों? सी विकल्प हमारा सही चला जाएगा, महासागर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है साथियों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है। कौन नहीं होगा? सी विकल्प सही होगा, ईथेन नहीं है, और साथियों मेथेन भी है। मेथेन और ईथेन में कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखना मेथेन है, ईथेन नहीं है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? यानी ऐसी कौन सी आपदा नहीं है जो प्रकृति के कारण आती है? साथियों भूकंप प्रकृति के कारण आता है, बाढ़ प्रकृति के कारण आती है, ज्वालामुखी विस्फोट प्रकृति के कारण होता है, न्यूक्लियर विस्फोट जो होता है वो मानव के द्वारा किया जाता है। तो साथियों ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है वायुमंडल में किसके प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है? मुख्यालय ओस्लो, सबसे पहले स्वीडन में हुई, सबसे ज्यादा नॉर्वे में हुई। क्लियर, अब है किसके कारण होता है? कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी विकल्प के साथ जाएगा, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। अगला प्रश्न है पृथ्वी के भूमंडल पर उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार का क्या प्रतिशत है? साथियों अब देखिए लिखा है सबसे पहले 7, 12, 17 और 25। तो साथियों 7 से लेकर 10 के बीच में, 10% के बीच में क्या फैले हैं? उष्णकटिबंधीय वन फैले हैं। इसीलिए ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ए विकल्प हमारा सही होगा। 7 से 10 क्या हो जाएगा? 7 से 10 हो जाएगा। अगर विश्व के कुल भाग की बात करें कि विश्व के कुल भाग में उष्णकटिबंधीय वनों का परसेंटेज कितना है, तो ऑप्शन क्या होगा? बहुत अच्छे, नाइट्रोजन और सल्फर के डाइऑक्साइड के ऑक्साइड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर उष्णकटिबंधीय वनों की टोटल बात करें तो क्या जाएगा? 15%। सिर्फ विश्व की बात करें तो 15% है। और पूछा गया पृथ्वी के भूमंडल पर, तो साथियों ये 7 से लेकर 10 या 15 के बीच में ही माना गया है, और ये ऑप्शन आपके सभी उसी से मिलते जुलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 7 से 10%। वनों का टोटल, वनों का परसेंटेज, वनों का प्रतिशत। क्लियर, पृथ्वी के वनों का प्रतिशत क्या है? 15%, जिसमें उष्णकटिबंधीय वन 7 से 10% है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है पादप गृह प्रभाव किसकी अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो इनसे क्या होता है? इनसे होती है अम्ल वर्षा। ठीक है, अब आ जाइए कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कहते हैं दम घोंटू गैस। क्या कहते हैं? दम घोंटू गैस। पादप ग्रह अगर यहाँ साथियों कार्बन डाइऑक्साइड होता, क्या कार्बन डाइऑक्साइड होता तो वही ऑप्शन हमारा सही हो जाता, लेकिन नहीं है, तो हमें मीथेन को टिक करना पड़ेगा, अर्थात हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर, मीथेन अगर पूछा जाए मीथेन का उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो जानवरों की जुगाली से, जानवरों की जुगाली, और साथियों दूसरा है धान के खेत, धान के खेत। क्लियर, चलिए आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रदूषण में योगदान नहीं करता? यानी कौन प्रदूषण को नहीं बढ़ाता है, जल्दी से बताएं। ए विकल्प है जल विद्युत शक्ति, परमाणु शक्ति, ऊष्मीय शक्ति या न्यूक्लियर शक्ति। साथियों ये भी हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करेगा, न्यूक्लियर शक्ति। साथियों ऊष्मीय शक्ति भी करेगा, परमाणु शक्ति करेगा, जल विद्युत शक्ति संयंत्र जो होता है वो हम कह सकते हैं इनमें से कौन सा प्रदूषण में योगदान नहीं करता, तो ये प्रदूषण नहीं बढ़ाता है।
ये प्रदूषण नहीं बढ़ाता है, अर्थात हमारा ए विकल्प सही चला जाएगा। अगला प्रश्न है शुष्क वायु के दो मुख्य घटक। शुष्क वायु कह सकते हैं, हम कह सकते हैं वायु के दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं? कौन कौन से दो मुख्य वायु के घटक हैं? पहला नाइट्रोजन और अमोनिया, दूसरा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और आर्गन। आप बताइए आपके वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या है? तो आप कहोगे नाइट्रोजन है, लगभग 78% है, क्लियर। और ऑक्सीजन कितना है? लगभग 21% है। इन्हीं दो गैसों की तो प्रधानता है, इसलिए राइट विकल्प हमारा सी के साथ चला जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्लियर। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सरित मतलब लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है? अब सरित किसको कहते हैं? सरित कहते हैं सरिता। किसको कहते हैं? सरिता। सरिता मतलब बहना। सरिता किसे कहते हैं? बहने को। अब ध्यान से समझना, तो कहा गया है कौन सा उदाहरण नहीं है? पहला तालाब, दूसरा मुहाना, तीसरा सरिता और चौथा लैगून। बात समझना, ऐसा कौन सा जल है जो बहता नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, बहते जल का उदाहरण नहीं है। तालाब, मुहाना, सरिता। सरिता कहते हैं नदी को। क्या कहते हैं? नदी को कहते हैं। यहाँ सरित लिखा है, हमने सरिता लिख दिया समझाने की वजह से, याद रखना सरित कहते हैं बहना। सरित किसे कहते हैं? बहने को कहते हैं। तो भाई जो हमारा मुहाना है, मुहाना में नदियां अपना जल गिराती हैं, फिर ये बहते हुए अपने किसी समुद्र से मिल जाएंगी या खाड़ी में मिल जाएंगी। तो ये तो है, नदी तो बहती हुई जाती है। लैगून, लैगून याद रखना साथियों, जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है। लैगून झीलें किसे कहते हैं साथियों? जैसे ये है हमारा भारत, ठीक है, बात समझना। और ऐसी झील इस तरह की, यानी आप देख रहे हो कि इसमें समुद्र का पानी आएगा और जाएगा, ठीक है, तो वो लैगून झीलें कहलाती हैं। अर्थात डी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा लैगून। लैगून में क्या कहा? जहाँ समुद्र का पानी आता और जाता रहता है, और उनका कह सकते हैं मुहाना, यानी जो उनका मुख होता है बहुत पतला होता है। कभी कभी नावें वहां पे फंस जाती हैं। फिर नौका विहार जब जाते हैं तो कभी कभी नावें वहां पे फंस जाती है। इसलिए राइट विकल्प हमारा ए के साथ चला जाएगा। तालाब कहीं नहीं बहता, तालाब का जल सीमित रहता है, तालाब का जल सीमित रहता है। चलिए आगे करते हैं। अगला प्रश्न है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता चला था। जल्दी से आंसर करें। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता चला था। सभी को पता होगा ओजोन छिद्र कहाँ हुआ है? ओजोन परत में हुआ है। कहाँ हुआ है? ओजोन परत में। किस गैस की अधिकता के कारण? CFC गैस की अधिकता के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपका पूछा गया है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता कब लगा था साथियों? तो कब लगा था? 1985 में। किसके द्वारा लगा था? फोरमैन के द्वारा। किसके द्वारा? फोरमैन के द्वारा, क्लियर। तो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा 1985। क्या हो जाएगा? 1985 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक किसी कोई समस्या? आगे बात करते हैं, बात दिख रही है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। संबंधित संगठन है। पर्यावरणीय ओजोन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है CIFRI, ICAR, CSIR, NEERI। जल्दी से बताइए साथियों क्या होगा? तो ऑप्शन हमारा डी के साथ चला जाएगा, NEERI। इसका पूरा नाम क्या है? N फॉर नेशनल। अब साथियों आता है E फॉर इन्वायरमेंट, E फॉर इंजीनियरिंग, R फॉर रिसर्च ऑफ, I फॉर इंडिया। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है NEERI, नेशनल
एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च ऑफ इंडिया। और अगर साथियों पूछा जाए कहाँ है, तो ये कहाँ है, नागपुर। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय नागपुर में। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की बात करते हैं। तो एक एक चीज याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही, वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। यह डी ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त ए और सी दोनों। जल्दी से बताइए राइट विकल्प क्या होगा। तो साथियों वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, बिल्कुल सही है। मैंग्रोव वनों के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। भाई मैंग्रोव क्षेत्र तो वैसे ही जलमग्न रहता है, मैंग्रोव क्षेत्र वैसे ही जलमग्न होता है, और जब जलमग्न है तो और जलमग्न हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला है कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, अर्थात डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है प्रकृति के संतुलन को तय करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। मानव गतिविधियां, रैबिट और आवास, पर्यावरणीय परिस्थितियां, खाद्य की उपलब्धता। जल्दी से आंसर करें। 23 प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। तो साथियों प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारण मानव गतिविधियां हैं, यही संतुलन फैलाती हैं। अगला कारण है अगला क्वेश्चन है जीवाश्म विज्ञान किसका अध्ययन करता है। मृदा का, वृक्ष का, फॉसिल का या चट्टान का। तो जो जीवाश्म विज्ञान है, जीवाश्म को क्या कहते हैं, जीवाश्म को कहा जाता है फॉसिल। जीवाश्म को क्या कहा जाता है, फॉसिल। इंग्लिश में नाम रखा है, इंग्लिश में नाम है इसका फॉसिल। तो जीवाश्म विज्ञान किसका अध्ययन करता है साथियों, सी विकल्प के साथ चला जाएगा, फॉसिल का। क्लियर। अगला प्रश्न है भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख कारण है। वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, वर्षा की परिवर्तनशीलता। तो साथियों कौन सा पूछा गया, प्रमुख कारण पूछा गया वनोन्मूलन। वनोन्मूलन के कारण मरुस्थलीकरण, मरुस्थल बढ़ेंगे, इसलिए जब पानी नहीं बरसेगा तो मरुस्थलीकरण होगा, बाढ़ एवं अकाल की समस्याएं आएंगी, और साथियों वर्षा की परिवर्तनशीलता भी हो जाएगी। इसीलिए ए विकल्प हमारा प्रमुख है, वनोन्मूलन। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छे, अगला प्रश्न है साथियों मरुस्थल परिभाषित करता है उस क्षेत्र के रूप में जहां तापमान 42 डिग्री से अधिक रहता है, कोई पादप नहीं पाया जाता, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, या बालू के टीलों की प्रधानता हो। तो साथियों मरुस्थल से बालू का टीला, देखिए दो मरुस्थल हमने बताए थे। मरुस्थल का अर्थ है जहां कोई वनस्पति ना हो, और वनस्पति नहीं होगी तो साथियों क्या हो जाएगा, बालू का टीला होगा। लेकिन पादप ना हो इसका मतलब ये नहीं वनस्पति ना हो लेकिन नाम मात्र की वनस्पति के नाम पर कटीली झाड़ियां हो, ठीक है, कटीली झाड़ियां हो, कोई उपजाऊ वनस्पति ना हो, बात समझते जाना। और साथियों यहाँ पर बालू के टीले हो, तापमान भी यहाँ का अधिक रहता है, लेकिन ये सभी किस पर निर्भर करता है, सभी निर्भर करता है वर्षा पर। किस पर, वर्षा पर। इसीलिए ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, वार्षिक वर्षा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के, टॉर्नेडो कहाँ आते हैं, यूएसए में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है मर्केली स्केल से भूकंप का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। फुजीटा स्केल, मर्केली स्केल, रॉसी फारेल स्केल, रिएक्टर स्केल। अब भाई टॉर्नेडो क्या है साथियों, तो टॉर्नेडो है चक्रवात। टॉर्नेडो क्या है, चक्रवात है। तो इसके मापन के हेतु किसका प्रयोग किया जाएगा साथियों, बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा, फुजीटा स्केल। किसका, फुजीटा स्केल से इसका प्रयोग मापन किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन बी विकल्प के साथ चला जाएगा, फुजीटा स्केल। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील रहता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल में घुलने वाले। देखिए इनसे दो तरह से प्रश्न बनते हैं, एक तो
जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। दूसरा प्रश्न बनता है कि किन विटामिन को हमें प्रतिदिन लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों जो जल में घुलते हैं उन्हीं की हमें प्रतिदिन लेने की आवश्यकता पड़ती है। कारण समझ लीजिए क्यों, क्योंकि हम प्रतिदिन प्रतिदिन इनको लेते हैं। अभी जल में घुल जाते हैं, इसीलिए यूरिन के साथ यानी जब हम उत्सर्जन करते हैं, जब टॉयलेट बार बार जाते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, ये विटामिन जल में घुलनशील है तो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। बात समझना। तो साथियों ऐसे कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो ऑप्शन बी सी, कौन से बी और सी, अर्थात हमारा बी विकल्प सही चला जाएगा। अगर आपको याद नहीं रख पाते हो तो याद रखो कि विटामिन सी में खट्टे पदार्थ आते हैं कि नहीं आते हैं। अब कोई भी खट्टा पदार्थ आप पानी में डाल दो तो पानी हल्का सा खट्टा हो जाता है, यानी जो सी है वो किसमें घुलनशील है, वो घुलनशील है हमारे पानी में। क्लियर। और विटामिन बी की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स होता है, आपने देखा होगा कि सभी बीमारियों का मूल हमारा बी कॉम्प्लेक्स ही रहता है। बी कॉम्प्लेक्स मतलब ये जटिल विटामिन है जिसमें कोई एक विटामिन ना हो के कई B1 B2 B1 है, B3 है, B5 है, B6 है, B12 है, कई तरह के विटामिन बी विटामिन में आ जाते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी। अगला प्रश्न है विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है। ए थायमिन, बी राइबोफ्लेविन, सी रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल। तो साथियों विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। इससे संबंधित अगर इसमें ये हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है। रतौंधी मतलब रतौंधी ये हमारी रेटिना से संबंधित है। रेटिना कहाँ का पार्ट है, आंख का, यानी इससे संबंधित बीमारी कहाँ होगी, आंख में होगी, तो इससे रतौंधी होती है, रात का अंधापन आ जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या वृक्क में। तो साथियों यकृत में हो जाएगा। अगर त्वचा की बात करें, त्वचा में क्या स्टोरेज होता है, त्वचा के नीचे क्या स्टोरेज होता है, तो हमारा वसा स्टोरेज हो जाता है। क्लियर। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं विटामिन ए से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा मतलब हमें रोगों से लड़ने की एनर्जी देता है, यानी हमारी रक्षा करता है। तो साथियों राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। तो साथियों ए हो जाएगा, और जब ऑप्शन ए ना हो तो ऑप्शन हम सी को भी गोला कर सकते हैं। क्लियर। तो इसमें है इसीलिए हम क्या करेंगे, विटामिन ए का टिक करेंगे। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। पीछे बता चुके हैं, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, एनीमिया किसकी कमी से होता है, खून की कमी से हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं आयरन की कमी से। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है, किससे, बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है पेलाग्रा और स्कर्वी। अब आपको क्रम से लगाना है। स्कर्वी किसके कारण होता है, विटामिन सी। देखिए स्कर्वी विटामिन सी का नाम है एस्कार्बिक एसिड। क्या नाम है, एस्कार्बिक एसिड, याद रखना। और इसीलिए इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी हो जाता है। कौन सा होगा साथियों, स्कर्वी होगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, विटामिन सी, और कहीं तो पढ़ा नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विटामिन B3 इसकी कमी से पेलाग्रा होता है, हाथ पैर में चकत्ते पड़ जाए मतलब फटने लगते हैं। विटामिन सी मुंह से खून आने लगता है, मुंह से ब्लड, दांतों में ब्लड आने लगता है, मुंह मतलब दांतों से ब्लड आने लगता है, दुर्गंध आने लगती है। क्लियर। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला देखते हैं विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। तो साथियों B12 का नाम होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है, साइनोकोबालामिन। अब इसमें कोबाल हमें क्या पकड़ना है, कोबालामिन गलत लिख दिया। अरे भाई बिगड़ जाओ क्यों और समय कर रहे हो। कोबालामिन, साइनोकोबालामिन। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें क्या है, कोबाल्ट है। क्या है साथियों, कोबाल्ट है। तो याद रखना B12 में कौन सा धातु होता है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट या जिंक। तो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कोबाल्ट होगा। अगला प्रश्न है, जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, किसको अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। जो हमारे साथी हमारे जानते हैं जल्दी से मैसेज करें।
चलिए बहुत अच्छे। देखिए विटामिन डी होता है, विटामिन डी के दो पार्ट होते हैं, यानी विटामिन डी दो तरह का होता है, एक तो होता है D2 और दूसरा होता है D3। तो विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ये सभी को पता होगा। तो याद रखना D2 है तो अर्गो कैल्सीफेरॉल क्या है? अर्गो कैल्सीफेरॉल है। D3 है तो कोलिक कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कोलिक कैल्सीफेरॉल है। तो क्या पूछा गया है, किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहेंगे? तो साथियों किसको कहेंगे? D2 को कहेंगे। B3 और B6 तो होगा नहीं क्योंकि ये विटामिन बी से संबंधित है। ठीक है, तो साथियों क्या हो जाएगा? D2 ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल का रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो सामान्य नाम क्या है? विटामिन डी है, क्योंकि क्या लिखा है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किसका नाम होता है? विटामिन डी का। क्लियर? ई का नाम होता है टोकोफेरॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन और सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यकृत का नहीं पूछ रहा है कि मछली को खाने से हमें किसकी पूर्ति होती है। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल, तो साथियों विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों बी, विटामिन डी। क्या होगा? विटामिन डी। खट्टी तो होती नहीं तो विटामिन सी तो नहीं होगी, विटामिन सी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय संविधान को, सॉरी भारतीय, देखिए भारतीय लिखा है, अखिल पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पहला 16 भाग, 22 भाग, 24 भाग या 25 भाग। तो याद रखना कितने भागों में डिवाइड किया गया है साथियों? 22 भागों में डिवाइड किया गया है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, नागरिकता। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? इसमें आप एक छोटी सी चीज याद कर लेना। अगर बात करें भाग 1, कई बार बताते हैं, यहीं से सीधा प्रश्न उठा लेता है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन कहां से लेकर 1 से 4। ठीक है, अगला साथियों दूसरे की बात करें तो दूसरा है भाग 2। भाग 2 क्या है? नागरिकता का वर्णन है। और साथियों कहां से लेकर? तो 4 से 5 से 12। क्लियर? भाग 3, भाग 3 में किसका वर्णन है? भाग 3 में है हमारे मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। क्लियर? और साथियों मूल अधिकार का वर्णन यहाँ 12 है तो 13 से 35। बस इतना ही याद रखो। भाग 4, भाग 4 में किसका वर्णन है? नीति निर्देशक तत्वों का। किसका? नीति निर्देशक तत्वों का। कहां से लेकर? 36 से लेकर 51 तक। क्लियर? अब आ जाइए साथियों भाग 4 का, इसको 4A भी कह सकते हैं और 1 भी कह सकते हैं। जैसे भाग में क्या है? मूल कर्तव्य है। क्या है? मूल कर्तव्य है। और साथियों का इसको किसमें वर्णन किया गया है? 51 का या 51A, जैसे दिया हो वैसे करना है। भाग 5, भाग 5 में किसका वर्णन है? संघ का वर्णन है। और साथियों कहां से लेकर? तो 52 से लेकर 151 तक। क्लियर? भाग 6, भाग 6 में किसका वर्णन है? राज्य का वर्णन है। कहां से लेकर? 151 से आगे। क्लियर? चलिए तो बात करते हैं नागरिकता से संबंधित प्रावधान। भाग 1, भाग 3, भाग 2, भाग 4। तो भाग 1 में संघ और राज्य का वर्णन है। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो नागरिकता संविधान भाग 2 में बिल्कुल सही। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 बिल्कुल सही। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग, अब यहाँ पर क्या लिखा है? इसमें लिखा है 6 का। तो आप बताइए साथियों 6A में वर्णन था या 4A में वर्णन था? जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे 4A में था, अर्थात यही विकल्प हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। क्लियर? तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। राज्य संविधान का वर्णन भाग 6 में है। क्लियर? बात समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। देखिए हमेशा कूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं या सही क्वेश्चन छाटने को होते हैं, उससे आप कई प्रश्न एक साथ सीख जाते हो। चलिए देखते हैं। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, गलत,
भाग 3 में था। किसमें था? 3 में था। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता नहीं, संविधान का तीसरा भाग में किसका वर्णन है? मूल अधिकार का वर्णन है। बात समझते जाना। संविधान का चौथा काम मौलिक कर्तव्य, भाई चौथा काम में ही तो मौलिक कर्तव्य था, बिल्कुल सही। संविधान का 5वां भाग क्या कहता है? संघ के विषय में बताता है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन तो 4 में था। क्लियर? बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान पाते हैं? तो साथियों भाग 2 में पाते हैं। क्लियर? बात समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान इनमें से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी, एकल, उपरोक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों हम सभी क्या कहते हैं? हम भारत के नागरिक है। क्या कहते हैं? हम भारत के नागरिक। कोई नहीं कहता हम यूपी के हैं, हम महाराष्ट्र के हैं, हम मध्य प्रदेश के, हम तमिलनाडु के, कोई नहीं कहता। क्या कहता है? हम भारत के नागरिक हैं। तो साथियों हमें कैसी नागरिकता प्राप्त है? एकल नागरिकता प्राप्त है। और किसकी प्राप्त है? संघ की प्राप्त है। तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? यूएसए में है। दोहरी नागरिकता का मतलब एक तो देश की नागरिकता होती है और दूसरी राज्य की होती है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 39वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन, 42वां और 44वां। तो साथियों 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को, किसको? संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को साथियों समाप्त कर दिया गया। क्लियर? 42वां ये कब हुआ था? ये 1978 में हुआ था। समय भी याद रखना। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अब इसमें इसकी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। कौन कौन? तो सबसे पहला था धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। क्लियर? ये कब जोड़े? ये पहले पैरा में जोड़े गए। और जो 6वां पैरा था, क्या 6वें पैरे में क्या जोड़ा गया? और अखंडता। क्या जोड़ा गया? और अखंडता जोड़ा गया। कितने पैरा में? 6वें पैरा में। क्लियर? तो साथियों राइट विकल्प सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो पीछे बताया गया। अब आप बताओ, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नवीं अनुसूची या राज्य का नीति निर्देशक तत्व? राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो कहता है कल्याणकारी राज्य। क्या कहता है? कल्याणकारी राज्य कहता है। अगर पूछा जाए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ है, तो नीति निर्देशक तत्वों में। पूछा गया धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो क्योंकि यह चला जाएगा संविधान की प्रस्तावना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा कौन सी है? रक्त में मिलने वाली शर्करा, इसी को साथियों रक्त शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को साथियों रक्त शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। इसी को रक्त ईंधन भी कहते हैं। रक्त ईंधन कहते हैं क्योंकि जब हमारे शरीर में जितना ग्लूकोज होगा उतनी हमारे अंदर एनर्जी रहेगी, उतनी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। जितना अगर नहीं होगा तो हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता घट जाएगी। जब हम भूखे होते हैं तो किसकी कमी हो जाती है? उसी की कमी हो जाएगी। और वो उसी क्या होता है? ग्लैक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज या ग्लूकोज। तो साथियों डी हो जाएगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज को क्या कहते हैं? रक्त शर्करा कहते हैं, रक्त ईंधन कहते हैं। क्लियर? सुक्रोज, गन्ने की जो शर्करा होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम साथियों सुक्रोज कहते हैं। ग्लैक्टोज की बात करें तो दुग्ध की शर्करा। क्या होता है? दुग्ध की शर्करा जो होती है उसको क्या कहते हैं? ग्लैक्टोज कहते हैं। क्लियर? और लैक्टोज, उसमें जो उपस्थित होता है वो लैक्टोज होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो साथियों इसका ऑप्शन डी चला जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? यानी ऐसा कौन सा विटामिन है? विटामिन भी और हार्मोन है। तो साथियों ऐसा विटामिन है विटामिन डी। कारण क्या है? ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड को भी नियंत्रण में रखता है। क्लियर? और दूसरा विटामिन डी हमें क्या करता है? कई रोगों से हमारी रक्षा भी करता है। क्लियर? तो जो विटामिन डी है वो दोनों है। थायराइड पर नियंत्रण करता है, इसीलिए हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। और हमारे शरीर को कई रोगों से बचाता है। तो क्या है? तो ये विटामिन भी है। क्लियर? विटामिन भी है। तो साथियों इसीलिए ऑप्शन डी चला जाएगा। अगला प्रश्न ही है, बस इतने ही प्रश्न है।
आशा है आज की जो टेस्ट सीरीज है बहुत फास्ट कराई थी और आप सभी को समझ में भी आई होगी। जहाँ पे इम्पोर्टेंट हुआ वहाँ हमने आपको वहाँ पर हमने आपको डिटेल से समझाने की कोशिश भी की थी। और इसी आशा के साथ साथ इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं कल ठीक 7 बजे। कल ठीक 7 बजे पर्यावरण की एक नई टेस्ट सीरीज के साथ और ठीक 1 बजे संस्कृत की टेस्ट सीरीज के साथ। इसी आशा के साथ साथ अभी हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। तो कल नहीं चलाया, आवाज 707 रह गया। कहाँ रही है? हमें तुम्हारे एक कर्म सोना एक करना नहीं के कल कल पूरे यार मेरा पूरा दिन यार अभी भी मेरा दिमाग कई बार दिमाग खराब, पूरे दिन वहां मोबाइल पड़े पड़े देखते रहे, कहते कहते मेरी जबान घिस गई। हर काम जो रिकॉर्डिंग